जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ एट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारा। आज के लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर कंक्लूड करेंगे जो कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स उसमें हमने सीखे थे। लेक्चर 5 है। फिर इसके बाद हम अपने लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि लेवल ऑफ एश्योरेंस कितने होते हैं और उन जितने भी लेवल ऑफ एश्योरेंस होते हैं उनमें से एक लेवल एब्सोल्यूट एश्योरेंस ये ऑडिटर क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट स्टडी करना है आज के लेक्चर में। हमने ये स्टडी किया था ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है वेरिफिकेशन, और ऑडिट एंगेजमेंट को ही एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। वन बाय वन। शाबाश, ऐसे ना करें, आपसे अच्छी तो हाइब्रिड की क्लास है। मैंने 4-5 बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अभी आने से पहले हाइब्रिड क्लास से होके आए हूँ, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, और आप लोग फिजिकल क्लास में होकर कोई क्वेश्चन नहीं आपका। शाबाश शाबाश। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट 5 हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट भी मिस हो जाए इसका मतलब है वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट बन जाती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो ठीक एंगेजमेंट नहीं है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो एक अलहदा एंगेजमेंट है। ठीक है, वो भी एक एंगेजमेंट लेकिन अलहदा है, उसमें कोई एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जाती, उसमें कोई ये तसल्ली नहीं करवाई जाती किसी पर्सन की कि ये चीज ठीक है। ठीक है, कि ये चीज ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए कि आपके घर वाले या वालदा जो हैं वो आपसे ये कहती हैं कि बेटा ये बिरयानी बनाओ। ठीक है, और आपको तरीकाकार बताते हैं। ठीक है, अब आपने फर्ज कीजिए यूट्यूब से देखा, आपको कोई रेसिपी नजर आई, आपने कहा जी इसमें अगर ये मसाले वगैरह चेंज कर दिए जाए तो ये टेस्ट इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जी 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे जैसे आप कहें मैं वैसे वैसे ही बिरयानी, लेकिन इसमें फिर मेरी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं होगी कि वो मजे की है कि नहीं है। ठीक है, ये मैं आपके और मेरे दरमियान में जो प्रोसीजर एग्रीड होंगे ना उनके मुताबिक ही मैंने काम करना है। ठीक है, दाएं बाएं नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, दाएं बाएं नहीं होगा। लेकिन फिर रिजल्ट क्या होता है, वो बिरयानी मजे की बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। पहली ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन ये कि आपने मुझे बता दिया है बेसिक रूल्स, मैं मुझे यही फॉलो करने हैं, लेकिन जहां पे मुझे लगा कि जी ये मिसाले बदल के टेस्ट इंप्रूव हो सकता है, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, तो फिर जिम्मेदारी मेरी होगी। तो ये जो दूसरी वाली एंगेजमेंट है ना, ये है एश्योरेंस एंगेजमेंट। पहली वाली नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। पहली वाली नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्यों है? आप एज प्रैक्टिशनर रिजल्ट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई तसल्ली नहीं करवा रहे दूसरे पर्सन की, यूजर्स की, कि वो ठीक होंगे कि नहीं। ठीक है, आप कहते हैं जी हमारे दरमियान जो एग्री हुआ हम उसके ऊपर काम करेंगे, वो सही या गलत है वो आपका। लेकिन जो दूसरी वाली नेचर ऑफ एंगेजमेंट है, इसमें आप यूजर को एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि जी ये हमारी जिम्मेदारी होगी, अगर ये चीज गलत होती है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, शर्त ये है कि इसमें हमारा कसूर ना हो। हाँ, ये ना मसाले 2 नंबर हमें मिल गए, ठीक है, तो वो तो फिर हमारा कसूर तो नहीं है ना। ठीक है, हमने अपनी तरफ से अगर देख के रीजनेबल तसल्ली करके सारी चीजें इस्तेमाल की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नॉर्मली रूल क्या है कि जब आप जो भी आउटकम है उसकी जिम्मेदारी ले रहे होते हैं तो इसे कहते हैं हम एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि आप यूजर को एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये चीज ठीक है। ठीक है, तो अगर आप अपनी रिपोर्ट में यूजर्स को ये एश्योरेंस दे रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर ये एश्योरेंस नहीं दे रहे तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनके भी कुछ पर्पज होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी एंगेजमेंट होगी? जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और उनमें यूजर्स के और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एलिमेंट जो होता है ना, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, हमारे लिए तो मैंने आपको बताया था एविडेंस होता है। ऑडिटर के लिए सबसे अहम एलिमेंट एविडेंस। यूजर्स के लिए जो सबसे अहम वो रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन। असल में वो कंक्लूजन होता है जिसे बोलते हैं एश्योरेंस। वो जो रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन होता है ना, वो है एश्योरेंस, जिसमें ऑडिटर कह रहा होता है कि जी क्लियर हो गया जी, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? ये मैं तो थोड़ा साइड करता हूं। और कोई क्वेश्चन? सर कैश बेस्ड की एविडेंस तो ट्रांजैक्शन या बैंक स्टेटमेंट होगी, रिसीट होगी। नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन, इवैल्यूएशन, इनका एविडेंस क्या होगा? अच्छा ठीक। उन्होंने कहा सर कुछ चीजों का तो एविडेंस एग्जिस्ट करता है,
जैसे सैलरीज एक्सपेंस है उसका एविडेंस होगा सैलरी शीट, रिपेयर एक्सपेंस है जिससे रिपेयर करवाई है उसकी कोई इनवॉइस होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है बिजली का बिल होगा। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, उन्होंने गौर किया, उन्होंने जाके सोचा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उनका कोई स्पोर्टिंग एविडेंस ट्रेडिशनल जैसे वैसे नहीं बनता। जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसका कौन सा एविडेंस होगा? जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसका कौन सा एक्सपेंस होगा? जैसे वारंटी की प्रोविजन है, इसका कौन? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी प्रोविजंस होती हैं उनका अगर आप देखें तो आपको कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। अब उनको कैसे इनको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जो प्रोविजंस होती हैं, जो एस्टिमेट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसे एरियाज जिनमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, इनको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इसमें हम ये देख सकते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं। जैसे छोटी सी एग्जांपल, मैंने ये एसी अपने बिजनेस के लिए बाय किया और मैंने डेप्रिशिएट किया 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपने कहा सर ये 2% क्यों? मैंने कहा मेरे ख्याल में इसकी लाइफ 50 ईयर्स होगी। अब बताइए क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मैंने 2% की बेस पे रिकॉर्ड किया है सही है कि गलत है? कैसे पता चला? इसका तो कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं था। कैसे पता? जजमेंट, शाबाश, जजमेंट। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं अपनी जजमेंट की बेस पे कि जो भी प्रोविजंस रिकॉर्ड हुई हैं वो रीजनेबल है कि नहीं। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए शाबाश। अच्छा, अब आपके सवाल से सवाल मेरे जहन में, आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन केस स्टडी में अक्सर पूछता है, हमारा ऑडिट क्लाइंट हम उसको बोलते हैं जिसका हम ऑडिट कर रहे हो। नॉर्मली वो कोई कंपनी होती है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होना तो मैं कह दिया करूंगा स्मॉल एंटिटी, वरना नॉर्मली वो लार्ज एंटिटी होगी यानी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग है। बताइए इसमें आपका सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होगा? लीगल एडवाइजर। शाबाश। हम लीगल एडवाइजर से पूछेंगे बताइए आपके ख्याल में इस केस में कंपनी जीतेगी या हारेगी, और फिर जैसे लीगल एडवाइजर बोले उस तरीके से हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही है ना कि लीगल एडवाइजर भी तो झूठ बोल सकता है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके जहन में ये बात आ रही है। अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब है आप एक ऑडिटर की तरह सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है ये हम आगे स्टडी करेंगे। अभी तो मैं लेवल 1 पे आपको लेके जा रहा हूं कि स्टेप 1 पे हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होगा जब कभी कोई भी लिटिगेशन होगी? लीगल एडवाइजर। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाइब्रिड में से जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो पूछ लीजिए, खासतौर पर ये रूम 6 में से जी। जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह होती है उसका सारा मकसद होता है एश्योरेंस देना अपने शेयर होल्डर्स को, उनकी मर्जी के क्राइटेरिया क्यों नहीं होता? मतलब अगर हाँ शाबाश, ठीक है समझ गया मैं। क्वेश्चन का ये है कि सर एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में आपने ये पढ़ाया था कि सूटेबल क्राइटेरिया होता है, और एज प्रैक्टिशनर हमने ये देखना होता है कि क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं। भाई अगर यूजर आके कह देता है कि मेरा क्राइटेरिया ये होगा, इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, तो ऑडिटर को क्या मसला है? अच्छा सुन लीजिए, प्रैक्टिस छोटी सी एग्जांपल। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और कहने लगा सर मैंने आपसे ऑडिट पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, क्या मुझे मकसद पूछना चाहिए कि मकसद क्या है? क्या उसने बीकॉम का ऑडिट का पेपर देना है कि सीए का? मुझे ये बताइए, मकसद पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? वो पढ़ा दूं, पता चले मैं बीकॉम का पढ़ा दिया, पेपर सीए का देना था, और सीए का पढ़ा दिया, वो कह रहा है इतना तो हम 2 सालों में नहीं पढ़ते जितना मैं 2 महीनों में पढ़ा दिया। क्या मुझे पूछना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलिए, अब अगर क्योंकि आपने गलत जवाब दिया इसलिए मैं इसको मजीद डिल, अगर कभी देखें हमारे सिलेबस में है, फर्ज कीजिए 230 कंसेप्ट्स ऑडिट के जो हमने इस लेवल पे पढ़ने हैं, अगर मैं 231 कंसेप्ट्स पढ़ा देता हूं तो भी गलत है, 229 कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो भी गलत है। बात फॉलो कर रहे हैं? अगर आईकैप ने सिलेबस में 230 कंसेप्ट रखे हैं, 231 पढ़ाता हूं वो भी गलत है, 229 पढ़ाता हूं वो भी गलत है, 231 पढ़ाऊंगा तो इसको हम कहते हैं ओवर ऑडिटिंग, और अगर 229 एक कम पढ़ाता हूं इसे कहते हैं अंडर ऑडिटिंग। ठीक है, ओवर ऑडिटिंग इनएफिशिएंट लोग करते हैं, वो इनएफिशिएंसी की तरफ चली जाती है। देखिए ना हमने जरूरत से ज्यादा काम करना है ना जरूरत से कम। डेली 2 घंटे कहा तो मतलब 2 घंटे, ना 1.5 घंटे ना 2.5 घंटे। 1.5 घंटे पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्रोमाइज हो जाएगा, इफेक्टिवनेस।
अगर 2.5 घंटे पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट तो शायद पास हो जाए, लेकिन आपके अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ का जो टाइम था वो नहीं बचेगा, या दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो याद रखें, जितना जरूरी, हर काम करने से पहले हमने उसका स्कोप देखना होता है, स्कोप कि हमारी जिम्मेदारी में क्या चीजें शामिल हैं। मैंने आपका सिलेबस पढ़ाने से पहले अपना स्कोप देख लिया, मेरी जिम्मेदारी में क्या चीजें शामिल है, ना एक चीज ज्यादा पढ़ानी, ना एक चीज कम। ज्यादा कभी कभी वैसे मैं एडिशनल पढ़ा देता हूं, ठीक है, कम नहीं। तो ज्यादा काम कर लें, ओवर ऑडिटिंग कम करें। अगर वो बीकॉम का पेपर देना, सीए की तैयारी करवा लेता हूं मैं, ओवर ऑडिटिंग। अगर सीए का पेपर देना, बीकॉम की तैयारी, अंडर ऑडिटिंग। तो मुझे बताइए, प्रैक्टिस में जब कभी कोई भी पर्सन हमारे पास आता है ना, हम उससे पर्पस जरूर पूछते हैं, भाई आप क्यों ये काम करवा रहे हो, ताकि देखने के लिए कि वो सूटेबल है कि नहीं काम उसके लिए। सर मैंने ICAP का पेपर देना, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। वो ले आया, एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की किताब ले आया, ऑब्जेक्ट क्या है, ICAP का पेपर देना, किताब कौन सी लेके आया, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है। क्या फ्रेमवर्क उसका गलत है, मुझे नजर आ रहा है ना, इस फ्रेमवर्क के मुताबिक वो तैयारी करेगा, ICAP का पेपर पास नहीं हो पाएगा। एज ट्रू प्रोफेशनल मुझे बताइए क्या करना चाहिए। क्या मुझे ये देखना चाहिए मेरा यूजर है, मुझे फीस दे रहा है, यूजर जो कह रहा है उसके मुताबिक काम करता रहे, तो मुझे क्या ट्रू गाइडेंस देनी चाहिए ना। पेशेंट आके कहे डॉक्टर साहब ये टीका लगा दीजिए, डॉक्टर कहे मुझे फीस दे दो, मुझे इसे क्या टीका, कौन सा टीका ठोक दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। देखना पड़ेगा सूटेबल है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। उसी तरह जब जैसे वो अपने पेशेंट के लिए डॉक्टर देखता है, ठीक है, और हमें देखना चाहिए और उसको एडवाइस करना चाहिए कि भाई इस पेपर, ये इंडिया वाली बुक से तैयारी करोगे फेल हो जाएगा, पाकिस्तान का पेपर देना है, पाकिस्तान की किताब पकड़ो। बताइए फ्रेमवर्क सूटेबल हमें देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल रीजन ये है, अक्सर हमारे यूजर्स इतने कंफर्म नहीं होते अपनी नीड्स के बारे में और हमारी कौन सी सर्विस इनकी नीड्स को पूरा करेगी। हमारी सर्विसेज बहुत सी तरह की होती है, इसीलिए हमें भी ये देखना चाहिए जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है वो सही क्राइटेरिया है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्राइटेरिया क्लाइंट पे नहीं छोड़ना, कभी खुद भी वैल्यूएट करना है वो सूटेबल है कि सूटेबल है तो एक्सेप्ट करेंगे, क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज याद आ गई, किसी जगह पढ़ी थी, लिख लीजिए, जिंदगी में कभी काम आएगी, ठीक है। जिंदगी टेंशन फ्री को क्या कहते हैं उर्दू में, छोड़े जो भी करें, टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, सुकून पुरसुकून है, लिखना चाहे तो लिख ले। एक तो सुकून है अल्लाह की याद में, ये तो सबसे पहली बात। फिर उसके अलावा वो गोरे ने एक बात की, क्या, नो कहना सीखें, नो कहना, ना कहना सीखे। बहुत से लोगों में ये हिम्मत नहीं होती ना कहने की, तो ना कहना सीखे, ठीक है। बस ये बात यहां पे खत्म होगी। तो जब क्लाइंट हमारे पास आया, हमें लग रहा है क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है, हमने क्या करना है, उसको नो कह देना। क्लियर जी, शाबाश। और कोई क्वेश्चन मेरे भाई, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन ये सूटेबल क्राइटेरिया वाला? और कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए जी, जल्दी से पूछ लीजिए। हाइब्रिड में और भी क्वेश्चन थे, जल्दी कीजिए। हाइब्रिड में कोई होता नहीं होता हमारा कल से क्लास के स्टार्ट में इंश्योर करना है, रिसोर्स इधर अवेलेबल और आवाज इधर क्लियर से आ रही है। जी मेरे भाई पूछिए। सर ये एक जनरल क्वेश्चन था कि ऑडिटर 100% श्योरिटी नहीं देता अपने काम में, उसके बावजूद शेयर होल्डर और मैनेजमेंट में क्यों अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर अपने काम की 100% एश्योरेंस नहीं देता, गारंटी नहीं। ये मैंने क्लास में बात डिस्कस की हुई है, आज करना, हाँ जी बिल्कुल, ये आज के लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आप कहते हैं सर हम आपके पास पढ़ने आए हैं, गारंटी है ना पास हो जाएंगे? मैं कहता हूँ गारंटी कोई नहीं भैया, गारंटी तो आप उठ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि किधर भी जाएंगे, जाके कहीं पे भी बैठेंगे, गारंटी उधर से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स देखें, परफेक्ट कोई भी बंदा नहीं होता, ठीक है। जब कोई भी बंदा है तो ऑडिटर भी जाहिर इंसान है, वो भी परफेक्ट नहीं होता। अगर वो ऑडिटर परफेक्ट होता, हर काम परफेक्ट करता, तो वो अपने काम की परफेक्ट एश्योरेंस भी देता, परफेक्ट गारंटी भी देता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ऑडिट में क्यों ऐसा नहीं है, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना। 2 क्वेश्चन और थे मुझे याद है, पूछ नहीं रहे आप। सर प्रैक्टिशनर्स अगर रिस्पांसिबल पार्टी के थ्रू ऑडिट रिपोर्ट भिजवाते हैं तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग कमेंट भी तो कर सकता है। शाबाश। अगर प्रैक्टिशनर, कल ये बात हुई थी कि नॉर्मली ऑडिटर शेयर होल्डर्स के लिए रिपोर्ट लिखता है, लेकिन डायरेक्ट शेयर होल्डर को भिजवाने की बजाय मैनेजमेंट से कहता है ये लो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ
शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट उस रिपोर्ट में गड़बड़ भी तो कर सकती है, उसमें कुछ यस को नो और नो को यस कर सकती है। तो क्या देखिए, आपने शायद कंपनी लॉ में ये भी पढ़ा होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को जो भिजवाते हैं वो वेबसाइट पे अपलोड भी करना होती है। तो चूंकि पब्लिकली अवेलेबल होती हैं तो वो अपलोड होने के बाद ऑडिटर उनको देखता है, पढ़ता है, ठीक है, कि वो सेम है कि नहीं। बल्कि सीफैप लेवल पे एक उसने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर वो सेम ना हो तो ऑडिटर क्या करेगा, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है। वो नॉर्मली चूंकि मैनेजमेंट को पता होता है कि हम अपलोड करेंगे, ऑडिटर बैठा अपने ऑफिस में डाउनलोड करके लाजमी पड़ेगा, तो वो ये 2 नंबरी नहीं करते, ठीक है। ऑडिटर अगर करे भी तो ऑडिटर को चूंकि वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑडिट रिपोर्ट, वो डाउनलोड करके मैच कर लेता है कि जो मैंने दी थी और जो वेबसाइट पे अपलोड हुई है दोनों में फर्क है कि नहीं। सर आपने ये कहा कि वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, जी जी, लेकिन ये तो पहले दौर में तो लिखना इस तरह होता है। हाँ जी बिल्कुल, पहले दौर में, लेकिन उस वक्त भी स्टॉक एक्सचेंज में, ये 2005 के बाद वेबसाइट वाली ऑप्शन आई है, उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में एनुअल रिपोर्ट्स जाया करती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एनुअल रिपोर्ट, तो ऑडिटर स्टॉक एक्सचेंज में एक बंदा भेज के वहां से रिपोर्ट मंगवा लिया करता था, ठीक है। जब ये वेबसाइट पे नहीं ना अपलोड होती थी, फिर स्टॉक एक्सचेंज भिजवानी होती थी। अब कंपनीज ने स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक आधा रिपोर्ट ही भिजवानी होती है, बाकी सारे अपलोड जिसने रीड करनी है वो वेबसाइट से रीड कर ले, ठीक है मेरे भाई। और कोई क्वेश्चन जी, और कोई क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन सर जो आपने कहा इंश्योरेंस एंगेजमेंट होती है वो एक तरह का ऑडिट ही कहलाता है, तो जो नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट होगी वो भी ऑडिट ही कहलाएगा? नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट नहीं कहलाएगी, इंश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट कहलाती है। बल्कि आज के बाद तो इंश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट भी एक चीज नहीं रहेंगी, ठीक है। आज आपको उसी डिफरेंस की तरफ लेके जाना। मजीद आपका क्वेश्चन तो नहीं है कोई? अब आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, होम असाइनमेंट आपकी चेक हो गई है? किधर है होम असाइनमेंट आपकी? चेक स्टैंप लगी है? स्टैंप लगी है आपकी, बट ठीक है, शाबाश। अब होम असाइनमेंट में छोटी सी होम असाइनमेंट थी, एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है? कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट के एनी 4 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक्सप्लेन कह रहा है, पहला डिसीजन ये क्या सिर्फ हेडिंग लिखनी है या उसको हमने एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है। अगर हो आइडेंटिफाई, स्टेट, ठीक है, लिस्ट, इस तरह के अल्फाज, तो इसका ये 3 अल्फाज का मतलब है सिर्फ हेडिंग दे दो, वरना बाकी जितने भी वर्ब होते हैं इसका मतलब क्या है? हेडिंग भी देनी है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, एक्सप्लेन का लफ्ज समझ आ गया। ब्रीफली में कुछ नहीं रखा, ब्रीफली में ब्रीफली कितना ब्रीफली है हमें मार्क्स बताते हैं। एक्सप्लेन में कुछ रखा है, इसका मतलब है एनी 4 का मतलब क्या है? कोई से 4, इसका मतलब है कोई से भी 4 आप एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको अच्छे आते हो। क्या 3 एक्सप्लेन कर दें तो क्या होगा? एक नंबर हमारा वो काट लेगा अगर 3 एक्सप्लेन। लेकिन अगर 5 एलिमेंट्स हम एक्सप्लेन कर देते हैं, असूली, अब सुन लीजिए, असूली तौर पे 4 लिख देंगे, अगर सही लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास टाइम हो, अगर टाइम हो, फिर अगर टाइम हो, एक आधा एलिमेंट आप एक्स्ट्रा लिख दें तो बेहतर है, बेहतर है। एग्जामिनर मुझे बताइए, फर्स्ट अगर आप 5 एलिमेंट लिखते हैं, एग्जामिनर फर्स्ट 4 एलिमेंट चेक करेगा या बेस्ट 4 एलिमेंट? बेस्ट 4 एलिमेंट आपके चेक करेगा। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में जब वो कहते हैं ना कि मुझे 3 एग्जांपल्स दो, मुझे 5 एग्जांपल्स दो, तो अगर टाइम हो एक आधी एग्जांपल एक्स्ट्रा बता देना बेहतर है, बेहतर है। अगर टाइम हो, टाइम नहीं तो जितनी उसने बोला है उतनी, ठीक है। अच्छा, ये तो उसने कह दिया एनी 4, हमें पता चल गया 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 4 एनी 4 ना लिखता, रिक्वायरमेंट ये होती ब्रीफली एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, तो फिर आपको शादी करना पड़ा। या मार्क्स को देख के आप जजमेंट अप्लाई कर सकते थे कि 4 नंबर हैं तो शायद 4 कह रहा होगा। लेकिन बहरहाल उस सूरत हाल में चूंकि उसने मेंशन नहीं किया तो असूली तौर पे आपको सारे ही लिखने चाहिए। क्लियर? कभी आई कैप रिक्वायरमेंट के अंदर 3, 4, 5 का नंबर मेंशन कर देता है, कभी नंबर मेंशन नहीं करता। नंबर मेंशन नहीं करता तो कितने चीजों को लिखना है? सब, जितनी आप लिख सके, जितनी भी आप लिख सके, हस्बे इस्तात। क्लियर हो गया जी? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, सोल्यूशन पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम, एग्जामिनर कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। नहीं, चलिए फिर अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम, बल्कि ये लेक्चर ही चल रहा था नए कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, शुरू के लेक्चर्स में हमेशा हमारी क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, ठीक है। यूं ना समझिए कि डेली कोई हमारा आधा घंटा लग रहा है अगर क्वेश्चनिंग के ऊपर ही, या थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम, तो हमेशा ऐसे होगा, हमेशा ऐसे नहीं होगा। आपको पता है स्टार्ट में क्वेरीज ज्यादा होती हैं बच्चों की, तो मैं भी चूंकि बेसिस बन रही होती हैं तो ये चाहता हूं कि स्टार्ट में आपकी एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो, फिर हम आगे चलें। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखें, हमने ये स्टडी किया एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी रिलेशनशिप है,
जिसमें प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है और रिपोर्ट देता है यूजर्स को। मुझे बताइए यूजर को जो रिपोर्ट ऑडिटर के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले ऑडिट बोर्ड के साथ, उनके ऊपर यूजर का ट्रस्ट ज्यादा है या जो डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू मिले? जो ऑडिटर के ऑडिट बोर्ड के साथ मिले उन पे यूजर्स का ट्रस्ट ज्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू जो ऑडिटर है, जो प्रैक्टिशनर है, वो ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स को? यूजर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा श्योर हैं कि वो ठीक होगी। इसका मतलब है यूजर अगर ज्यादा श्योर हैं रिपोर्ट हासिल होने के बाद, तो रिपोर्ट असल में उनको अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर प्रैक्टिशनर यूजर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि क्या एक ही लेवल है एश्योरेंस का दुनिया में या एक से ज्यादा है? देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, कुछ में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि भाईजान क्या ऑडिट के पेपर में आप पास हो जाएंगे? इंशाल्लाह, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा, यस सर। और यही अगर 3 महीने के बाद मैं पूछूंगा ना, तो आप कहें जी सर इंशाल्लाह हो जाएंगे। सर होंगे, जरूर होंगे सर, इंशाल्लाह हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट में एश्योरेंस ही प्रोवाइड की जा रही है, क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेम है? डिफरेंट है। तो जो स्टेटमेंट्स, यही कंसेप्ट आपने शायद स्टैट में भी पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें 99% डिफरेंट परसेंटेजेस होती थी, 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ टेस्ट किया जाता है, बोला जाता है, और कुछ को 95%। अच्छा, वहां पे अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा तो मुझे बताइए, अगर किसी स्टेटमेंट को हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम 99% श्योर हैं उसके बारे में कि वो ट्रू है, तो 1% क्या है? डाउट कि वो फॉल्स होगी। और अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोले, 95% श्योर हैं कि वो स्टेटमेंट ठीक होगी, 5% चांस ऑफ एरर है कि वो गलत हो सकती है। ठीक है, जिस तरह हम आम डेली लाइफ में डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, किसी स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, किसी में निस्बतन मॉडरेट होता है, क्या उसी तरह ऑडिटर जो यूजर्स को कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, क्या एक ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पॉसिबल है? सब डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पॉसिबल है। टोटल हमारी बुक्स में जो डिस्कस किए गए हैं लेवल, वो 3 लेवल डिस्कस किए गए। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं बनी हुई, आपने समझना है। फिर ये है हमारा बेसिक समझने समझाने वाला कंसेप्ट, ये है समझने समझाने वाला। लिखने लिखाने वाला कंसेप्ट ये नीचे है, ठीक है, और वो चीजें पहले समझ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पहला कि क्या दुनिया में लेवल ऑफ एश्योरेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिटर ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, क्या दुनिया में एक ही है? अब नहीं, एक से ज्यादा। किताबों में टोटल 3 डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये पहला लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और ये हमारा तीसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी, इसमें ये छोटा सा ग्राफ हमने आपके सामने बनाया है, ये है लेवल ऑफ एश्योरेंस और ये है एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, अच्छा अब सुन लीजिए। फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट हमारे पास आया और हमें कहने लगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके हमें बता दीजिए कि वो ठीक है या उनमें कोई गड़बड़ है। हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। तो उसने कहा कि बताइए कि कितना टाइम लेंगे आप इस सारे काम में, कितनी फीस होगी आपकी, ये चीजें हम शेयर कर रहे हैं हमारे। हमने उससे सवाल पूछा, हमने कहा हमें बताइए कि आपको कौन से लेवल की एश्योरेंस रिक्वायर्ड है, यानी आप कितना श्योर होना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में। उसने कहा जी आप बताइए कि कितनी तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने कहा टोटल 3 तरह की ऑप्शंस किताबों में डिस्कस हुई हैं। एक है 70% एश्योरेंस, एक है 95% एश्योरेंस और एक है 100% एश्योरेंस। अब उसने कहा जी मुझे समझाइए ताकि सिलेक्शन करने में आसानी हो। हमने कहा जी अगर आप 70% एश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम चेकिंग करेंगे
इसका मतलब यह हुआ कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 70% तक टेस्टिंग करेंगे, 70% श्योर होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, 30% अभी भी चांस ऑफ एरर होगा। ठीक है, अगर आप 95% वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें 95% लेवल तक चेकिंग करेंगे, और जब रिपोर्ट देंगे तो उसमें हम जो ओपिनियन देंगे 95% श्योर होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, 5% अभी भी चांस ऑफ एरर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई गलती है। और अगर आप 100% वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारी किताबों में लिखा है आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप इसको सेलेक्ट करते और हम इसके मुताबिक काम करते तो हम आपको 100% श्योर होके बताते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, और अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 100% ट्रांजैक्शन को चेक करते, एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन को चेक करते और 100% श्योर होके कहते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अब बताइए कौन सी ऑप्शन? फर्ज कीजिए उसने क्लाइंट ने पहले कहा कि जी 70% वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर, हमने कहा ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट हो गई, 70% वाली एश्योरेंस। ठीक है, इसका असल में स्टैंडर्ड किताबों में नाम है लिमिटेड एश्योरेंस, लेकिन मैं फिलहाल 70% वाली एश्योरेंस का नाम लेके चल रहा हूं ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। 70% हमने कहा ठीक है भाई, पहले ऐसा करे, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि नहीं ऑडिट फर्म और क्लाइंट के दरमियान में, ताकि बाद में क्लाइंट ये ना कहे मैंने ये वाली ऑप्शन कही थी। ठीक है, उसको कहते हैं इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर हमारे ऑडिट प्रोफेशन की पहली, हमारी ऑडिट इंगेजमेंट की पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सरकारी तौर पे हमारी अपॉइंटमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट लेटर, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होती है। इंगेजमेंट लेटर में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन एग्री के दोनों पार्टीज यानी ऑडिट फर्म की और क्लाइंट मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें यह भी लिख दिया जाता है नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सी है, लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा है। इस केस में 70%। हमने कहा जी ठीक है, एंगेजमेंट लेटर साइन करो, घर जाओ। उसके बाद हमने अपनी टीम को बुलाया, हमने अपनी टीम से कहा लो भाई चेकिंग शुरू करो। उन्होंने चेकिंग शुरू की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उन्होंने प्रोसीजर परफॉर्म करने शुरू किए। अब ध्यान में रखिए, हमने अगर अपने क्लाइंट को, यूजर्स को अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो उसके लिए पहले हमें खुद श्योर होना चाहिए। एग्री करते हैं? पहले हमें, इसका मतलब है यूजर को एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए पहले हमने खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। हमें एश्योरेंस कैसे मिलेगी? एविडेंस से। एविडेंस से समझ लीजिए, एश्योरेंस और एविडेंस एक ही चीज का नाम है। हमें एश्योरेंस कैसे मिलेगी? एविडेंस से। जितना ज्यादा एविडेंस उतनी ज्यादा एश्योरेंस। और एविडेंस कैसे मिलेगा? हमें घर बैठे बिठाए मिलेगा कि काम करने से मिलेगा? काम करने से मिलेगा। तो एविडेंस मिलेगा प्रोसीजर परफॉर्म करने से। तो इसका मतलब है अगर हम एश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एविडेंस मिलेगा। एविडेंस मिलेगा तो एश्योरेंस मिलेगी। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, बोलते जाएं। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। ये हाइब्रिड वालों से भी आवाज सुनाए जरा, हाइब्रिड वाले भी। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। ऑनलाइन वाले भी शाबाश बोल ले, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। 70% पे आके हाँ रुक गए। मुझे बताइए क्या हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया? मिल गया, क्योंकि 70% वाली एंगेजमेंट ही एग्री हुई थी। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जब हम रिपोर्ट देंगे ना, उसमें अपना ओपिनियन कंक्लूजन देंगे, तो उसमें 70% वाली एश्योरेंस देंगे कि 95 वाली? ठीक है, तो ये क्या है? ये है एश्योरेंस। ये क्या है? अगर ये एश्योरेंस यानी एश्योरेंस का मतलब क्या? ये एश्योरेंस है कि ये हम 70% श्योर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। तो ये अगर 70% एश्योरेंस है, 30% क्या है? रिस्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये बात समझ आई नहीं? फिर से दूसरी तरफ फिर कोई क्लाइंट आया, उसने कहा हाँ ये बताइए सर हम चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करें आप। हमने कहा ठीक है बताइए कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए आपको। उसने कहा लेवल ऑफ एश्योरेंस होते कितने हैं? हमने कहा 3 तरह के हैं दुनिया में, 70%, 95%, 100%। ठीक, उसने कहा अगर मैं 95% सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा? हमने कहा 95% सेलेक्ट करते हो तो हम 95% तक टेस्टिंग करेंगे, और जब आपको ओपिनियन दे रहे होंगे, रिपोर्ट दे रहे होंगे, हम 95% श्योर होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है।
लेकिन याद रखिएगा 5% अभी भी चांस ऑफ एरर है कि कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है। क्लाइंट ने कहा ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंगेजमेंट, शाबाश, इंगेजमेंट लेटर एग्री कर लेना चाहिए। ज़बानी कलामी के रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। अच्छा, स्टैंडर्ड ने एक जगह पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं आपको बताया, बताइए इंगेजमेंट लेटर में किन किन पार्टीज के साइन होंगे? शाबाश शाबाश, एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक ऑडिट फर्म की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव। शाबाश शाबाश, दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक नुमाइंदा होगा, वो साइन कर लेंगे, बेहतरीन। अब चलिए 95% वाली एश्योरेंस, अब इसमें क्या करना है? हमने क्लाइंट को कहा सर आप अपने ऑफिस में जाइए, हम काम शुरू करते हैं। हमने अपनी टीम को बुलाया, काम शुरू किया। बताइए एश्योरेंस क्लाइंट को देनी है, पहले हमें चाहिए एश्योरेंस, कैसे मिलेगी? मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस। 70% पे पहुंच गए, रुक गए हम। बताइए क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? नहीं मिला। शाबाश, ये है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कंसेप्ट। भाई इस वाली एंगेजमेंट में तो आपने 70% पे कहा था कि एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया, और ये क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ एश्योरेंस डिफरेंट था, यहाँ पे लेवल ऑफ एश्योरेंस डिफरेंट है। इसका मतलब है किसी एक क्लाइंट पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो सकता है कुछ और हो, और दूसरी जगह पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कुछ और हो। शाबाश, यहाँ पे 70% सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, एग्रीड। तो हमने मजीद काम करना है, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर। 95% पे पहुंच गए। अब बताइए एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया? बिल्कुल हो गया। अब हमने क्लाइंट को जब रिपोर्ट देंगे उसमें हम 95% श्योर होकर ये कह रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन 5% अभी भी चांस ऑफ एरर। ये जो 5% चांस ऑफ एरर है इसे हम क्या कहते हैं? रेस। ठीक है, ये 95% है अश्योरेंस, श्योरेंस कह रहे हैं इसको, या एविडेंस भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा, अब ये तो समझने समझाने वाला कंसेप्ट, अब टेक्निकल कंसेप्ट की तरफ इसको कन्वर्ट करने लगा हूं टेक्निकल वर्डिंग में। स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भाईजान ये जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है ना, आप कहते हैं 70, 95%, 100%, नहीं, इनका अलग-अलग नाम है, आइंदा के नाम से बुलाएंगे। 70% वाली एश्योरेंस को हम कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। क्या कहते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, या इसे नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, या इसे मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं। ये जो 95% वाली एश्योरेंस होती है इसे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे रीजनेबल एश्योरेंस भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। और ये जो 100% वाली है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस होंगे। किताबों में कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस लिखे हुए हैं? 3। लेकिन हम अपने क्लाइंट को कितने प्रोवाइड कर सकते हैं? 2। कौन कौन सा? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल। ज्यादातर टर्म यही यूज होती हैं, इसलिए मैं अक्सर ये लिमिटेड और रीजनेबल की बात करूंगा, वरना मॉडरेट, हाई और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। अच्छा, अब सुनिए, ये आपको पता चल रहा होगा कि इसको मॉडरेट और इसको हाई क्यों कहते हैं? मॉडरेट है, हाई है, क्लियर। लेकिन इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं? ये आपको ये ग्राफ देख के नहीं पता चलेगा, ये आपको इनकी वर्डिंग से पता चलेगा। जो रीजनेबल एश्योरेंस है ना, इसकी वर्डिंग होती है पॉजिटिव, इसमें अल्फाज होते हैं पॉजिटिव। जो लिमिटेड एश्योरेंस होती है इसमें अल्फाज होते हैं नेगेटिव। लिमिटेड में थोड़ा घुमा के बात करता है, पॉजिटिव में सीधी बात करता है। ठीक है, पॉजिटिव में अल्फाज भी पॉजिटिव, बात भी सीधी। नेगेटिव में अल्फाज भी नेगेटिव, बात भी घुमा के। एग्जाम्पल से समझिए, इन्होंने केस स्टडी की, इन स्टूडेंट ने भी एक केस स्टडी की, उन्होंने कहा सर केस स्टडी चेक करें, केस स्टडी स्टेटमेंट मेरी एश्योरेंस देखिएगा, ये इनका सब्जेक्ट मैटर इन्होंने मेरे सामने रखा, मैं प्रैक्टिशनर हूं, इसको चेक करके एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, अब मैं इनको रिपोर्ट दे रहा हूं, कंक्लूजन दे रहा हूं, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा सर बताइए मेरी केस स्टडी ठीक है कि नहीं? मैंने कहा आपकी केस स्टडी ठीक है, आपकी केस स्टडी ठीक है। मैंने कहा सर बताइए केस स्टडी ठीक है कि नहीं? मैंने कहा मुझे इसमें गलती नजर नहीं आई। दोनों में फर्क है। इनको क्या कहा? केस स्टडी ठीक है, इनको क्या कहा? गलती नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सोचे ना, लॉजिक, दोनों का मीनिंग तकरीबन एक जैसा ही बनता है कि भाई इनमें गलती, लेकिन मैं पहली स्टेटमेंट में ज्यादा श्योर हूं, ये है रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरी स्टेटमेंट में कम श्योर हूं, ये है लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, तो अल्टर रीजनेबल एश्योरेंस में क्या कहता है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू।
ठीक है, मेन वर्ड्स ये हैं। बाकी कुछ और चीजें भी होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय एक एक का नाम लिखा जाता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन मैं चूंकि मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करवाना चाह रहा हूं, इसलिए सबको इकट्ठा करके एक लफ्ज बोल रहा हूं। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा जरा इनके बारे में सुनिए, ये जो लिमिटेड एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस में ऑडिटर क्या कहता है? पॉजिटिव में तो रीजनेबल तो ये कह रहा है फाइनेंशियल में ठीक है, लिमिटेड में क्या कहेगा? मुझे इसमें से गलती नजर नहीं आई। जरा सुनिएगा इंग्लिश में, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमारे सामने कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, दैट causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। ये है नेगेटिव एश्योरेंस। नॉट का लफ्ज आया, नथिंग स्टार्ट ही नेगेटिव सेंस से हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस पे आपने ज्यादा गौर नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश ना मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी तो वो इससे ना गलत तर्जमा कर लेते हैं इसका, वो इसका गलत तर्जमा कर लेते हैं। वो कहते हैं सर लिमिटेड एश्योरेंस, अब मैं कह रहा हूं डी ट्रैक ना हो जाए। स्टूडेंट कहते हैं सर लिमिटेड एश्योरेंस तो मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं हो गई। मैं कहा कैसे? उन्होंने कहा सर उसके एंड पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ लेकिन स्टार्ट में नथिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट में नथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव सेंस हो जाते हैं। ये इंग्लिश की एक मसला है, ठीक है। तो याद रखिए ये मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। मॉडिफाइड लिमिटेड एश्योरेंस में इसका मतलब क्या बनता है? जब इसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे ना किसी से, तो इसका मतलब बनता है कि हमें किसी ऐसी चीज का पता नहीं चला जिससे हमें लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। किसी ऐसी चीज का पता नहीं चला जिससे लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं। इसका क्या ये मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं? अगर आधा सेंटेंस पकड़ेंगे ना तो इसका मतलब यही निकलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हालांकि पूरा सेंटेंस पढ़े तो क्या होगा? नथिंग, नथिंग भी देखें, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमें किसी ऐसी चीज का पता नहीं चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसका मतलब घुमा के क्या कह रहा है? घुमा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम है, कम है। इसलिए देखें ये रीजनेबल एश्योरेंस है। अब देखें ये रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस दोनों में फर्क समझ आ गया। अब जरा पढ़ते हैं इसको स्टैंडर्ड की जुबानी। स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है रीजनेबल एश्योरेंस सुनो क्या है? इट इज रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको कर दूं कि पहले इसको कर लूं? रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई, इज ए इसकी निस्बत हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। अब ये बता दिया पॉजिटिव फॉर्म में, फिर पॉजिटिव फॉर्म लिखी भी, पॉजिटिव फॉर्म लिखी भी क्या? कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statement do not give true and fair view of company's income statement, balance sheet वगैरह वगैरह। क्लियर? चलिए जी, ये पॉजिटिव ये और ये रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क समझ आ गया। जो हमारी प्रैक्टिस में ना, प्रैक्टिस में कुछ टर्म्स होती हैं। प्रैक्टिस में जब हम किसी एंगेजमेंट आती है ना और उसे हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है, तो उसका हमने नाम रखा है, एक निक नेम रखा हुआ है ऑडिट। ऑडिट रीजनेबल, ये रीजनेबल एश्योरेंस को का निक नेम क्या है? ऑडिट। और लिमिटेड एश्योरेंस का निक नेम क्या है? रिव्यू। क्लियर हुई है बात? तो अगर आपसे कोई पूछे रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल दीजिए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई आपसे पूछे लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल दीजिए, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा अब एक टेक्निकल सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, अगर आपने ये सेंटेंस समझ लिया ना तो मेरी आज की पूरे लेक्चर की मेहनत वसूल हो गई। सेंटेंस है, स्टैंडर्ड कहता है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एश्योरेंस बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेवल 3 है, लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट कितनी तरह की है? 2 तरह की। कौन कौन सी होगी भला?
रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, शाबाश। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब एक क्वेश्चन, जो इसका जवाब देगा इनाम पाएगा। नहीं नहीं ये नहीं है, ये पिछले वाला पेंडिंग नहीं मिला आपको, ये मेरा भाई है ये। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है? शाबाश। हाइब्रिड में अगर बताना चाहे हाथ, ये दूसरे नंबर पे हाइब्रिड, पहले नंबर पे आप, दूसरे नंबर पे हाइब्रिड, तीसरे नंबर पे जी बताइए। एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है? शाबाश शाबाश। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ग्रुप या ब्रॉड कंसेप्ट है, इसकी दो टाइप्स हैं, यानी यूं कह ले ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच कौन सी एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड? रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। शाबाश शाबाश। ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स, ये थर्ड सेकंड रो में जो बैठे थे, हाँ बिल्कुल, आप भी बताइए। शाबाश। क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है? शाबाश। एश्योरेंस एंगेजमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है, हाँ शाबाश शाबाश। और ऑडिट एंगेजमेंट क्या कहना चाहते हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये कहना चाहते हैं? हाँ शाबाश शाबाश। जिसमें कौन से एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? कौन सी? रीजनेबल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई को प्राइज देंगे, ठीक है। तो ऑडिट क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन था, अब मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन। एश्योरेंस एंगेजमेंट में और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है? सर एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे पास ब्रॉड कंसेप्ट आ जाता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें दो तरह की एंगेजमेंट्स है, उसमें ऑडिट एंगेजमेंट भी आ जाती है और रिव्यू। हाँ, रिव्यू एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि हर रिव्यू एश्योरेंस हो सकती है, लेकिन हर रिव्यू, शाबाश। रिव्यू एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच सर जो है वो रिव्यू हम इनमें लिमिटेड एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। शाबाश, बेहतरीन है। 20 रुपए इसकी ओवर एक्टिंग के कार्ड इतना सिंपल कंसेप्ट है। रिव्यू एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच लिमिटेड एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। वो बता के आगे कोई और रॉकेट साइंस में बता रहा है। हर एश्योरेंस एंगेजमेंट रिव्यू एंगेजमेंट नहीं होती, लेकिन हर रिव्यू एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट। यही मतलब है, इतना मुश्किल तो ना कर भाई, वो मुझे समझने में थोड़ा है, लेकिन बात सही कर रहा है, वैसे बात सही कर रहा है। चलिए अच्छा, ये तो क्या हमें समझ आ गया रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब सबसे अहम क्वेश्चन, क्या? Why absolute assurance cannot be provided? देखिए, एक तो इसकी बड़ी सिंपल रीजन है, वो ये कि दुनिया, आप ऑडिटर को कहते हैं कि वो अपने काम की एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता? ऑडिटर क्या, दुनिया का कोई भी प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल अपने काम की एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल हो इंसान है, और इंसान खता का पुतला है। और बाजुकात हो सकता है प्रैक्टिशनर की गलती, लेकिन बाजुकात हो सकता है प्रैक्टिशनर की गलती ना भी हो। भाई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, क्या कंफर्म है कि अगर ऑपरेशन ठीक किया है तो मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, ऑपरेशन करना डॉक्टर का काम है, उसको जिंदगी मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना, वो तो इसीलिए क्या कोई डॉक्टर ये कह सकता है मरीज का ऑपरेशन में से 100% गारंटी ठीक हो जाएगा? नहीं कहता। वकील कोई जिम्मेदारी देते हैं 100% केस जीत जाएंगे? नहीं। कोई टीचर जिम्मेदारी देते हैं 100% सब्जेक्ट पास हो जाएगा? सीए में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब कोई प्रोफेशनल एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता अपने काम की, तो ऑडिटर को क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। सारे प्रोफेशंस में ये कंसेप्ट कॉमन है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन रीजनिंग डिफरेंट होती है। अब डॉक्टर के केस में तो हमने कहा जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और ये ऑडिट तो जिंदगी मौत का मसला नहीं है ना, तो इसकी रीजन डिफरेंट। इसमें क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करा? जरा गौर से सुनिएगा। पहली रीजन देखिए, कंसेप्ट समझने के लिए एक रीजन भी समझ आ जाए काफी है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए ज्यादा पॉइंट्स होना जरूरी है। पहली रीजन, वाई पढ़ने क्या जा रहे हैं? वाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है जी, ये ना यहां से कंसेप्ट अब ये आ गया।
इसी को हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम। आई कैप डिफरेंट टर्म से ना क्वेश्चन टेस्ट कर ले, इसलिए इनहेरेंट लिमिटेशन भी आपने ध्यान में रखना है। इनहेरेंट पहली रीजन, अब ये तरतीब आगे पीछे कर, हम आप भी कर सकते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। आपने इसमें याद टाइम एंड कॉस्ट दोनों करने हैं, फोकस सिर्फ टाइम पे करना है। क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने अरसे की होती हैं? 1 साल की। कितने लोग बना रहे थे? पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसमें एवरेज अगर हो ना तो 8-10 लोग हो सकता है शामिल होंगे। ठीक है। ऑडिट फर्म में ऑडिट टीम में जो लोग करते हैं एवरेज लेवल पे कितने लोग? 4-5। और कितने अरसे में कंप्लीट करना होता है? 3-4 महीनों के अंदर अंदर। तो क्या मुझे बताइए 3-4 लोग 3-4 महीने में 8-10 लोगों का पूरे 12 महीनों का काम 100% चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहली रीजन ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता? क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से वो सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता। जब सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता तो फिर क्या करता है? सैंपल पे काम करता है। क्या करता है? तो पहली रीजन ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी? टाइम पे फोकस करना है, कॉस्ट पे नहीं करना। ठीक है जी, टाइम पे। देखिए कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल ही काफी होती है, एक से ज्यादा एग्जांपल दूंगा ना वो ओवर ऑडिटिंग हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कंसेप्ट कम। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता। वो सैंपल क्या होता है? सैंपलिंग होता है 100% से कम आइटम्स को टेस्ट करना और फिर रिजल्ट पे पहुंचना। सैंपलिंग क्या? 100% से कम आइटम को टेस्ट रिजल्ट पे। तो जब आइटम 100% आइटम को टेस्ट नहीं करता तो 100% एश्योरेंस दे सकता है? नहीं दे सकता। पहली रीजन क्लियर। दूसरी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होती है कि उसमें एस्टीमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं, जिनको वेरीफाई करना मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। जैसे अभी क्लास के स्टार्ट में बात हुई, उन्होंने कहा सर प्रोविजन फॉर बैड डेट को, डेप्रिसिएशन को वारंट कैसे? क्योंकि ये तो इनकी कोई इनवाइस थोड़ी बनी होती है, तो फ्यूचर में जाके कंफर्म होना होता है। तो इनमें हम क्या करते हैं? जजमेंट अप्लाई करते हैं, और जजमेंट फॉल्टी भी हो सकती है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है कि इसमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं कुछ एरियाज में, और ऐसे एरियाज को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अच्छा, आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं? 2 एग्जांपल्स आई कैप की फेवरेट। ये तो इजी एग्जांपल थी ना बच्चों वाली, ये इंटर वाली, प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, शाबाश, इंपेयरमेंट, लिटिगेशंस, लीगल केस, रीवैल्यूएशन, शाबाश, रीस्ट्रक्चरिंग, शाबाश। ये ऐसी है, ये भी प्रोविजन वाले एग्जांपल, ये आई कैप की फेवरेट एग्जांपल्स हैं। डेवलपमेंट का सॉरी इंटेंजिबल्स, ऐसे एरियाज को वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। रिपेयर को, सेल्स को, परचेज को, सैलरीज को, इनको वेरीफाई करना आसान है। और अब 50 रुपए इनाम उस स्टूडेंट को जो मुझे ये बताएगा कि आई कैप में, सवाल इजी है कि आई कैप जब आपसे प्रोसीजर पूछेगा तो वो सेल्स, सैलरीज, एक्सपेंस, रिपेयर, इस तरह के एरियाज के पूछेगा, या ऐसे एरियाज के जिनमें जजमेंट्स, एस्टीमेट, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है? हाथ उठाइए, शाबाश, शाबाश, जिनमें जजमेंट, एस्टीमेट। इसलिए अपने आप को आपने तैयार करना है इन एरियाज, क्योंकि मुश्किल है ना, मुश्किल। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट, देखें इसका ताल्लुक था मैनेजमेंट के साथ, कि मैनेजमेंट की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं होती। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड किया ना, क्या कंफर्म है कि अगले साल इतना ही बैड डेट होगा? नहीं, वो ऊंच नीच हो सकती है उसमें, क्योंकि जजमेंट है। ठीक है, तो अगर अच्छा मैनेजमेंट के वर्क में एस्टीमेट्स, जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी वजह से मैनेजमेंट 100% एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी, तो मैनेजमेंट 100% नहीं बनाएगी तो हम 100% चेकिंग कैसे कर सकते हैं? क्या हम जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, अभी अगले कंसेप्ट पे आ गए, ऑडिटर, क्या ये 100% ठीक होते हैं? नहीं, ये इसमें भी जजमेंट होते हैं। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि इसमें भी मैनी ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट विच कैन बी फॉल्टी। ऑडिटर भी बहुत से प्रोसीजर ऐसे होते हैं, ये वाला स्टेप, ये अभी ये पढ़ाना आपको, ये मैनी ऑडिट प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट विच कैन बी फॉल्टी। ठीक है, ऑडिटर ने किस, अब देखें, जब कल मैच हुआ, मैंने देखा नहीं वैसे हुआ, उसमें एक टीम ने टॉस जीता। ठीक है, उसने फैसला किया कि पहले बैटिंग करेंगे,
या फैसला किया पहले बॉलिंग करेंगे। ये बैटिंग या बॉलिंग का फैसला जजमेंट होता है ना, क्या ये हमेशा सही साबित होता है? नहीं, कभी सही साबित होता है, कभी जजमेंट। अब इसमें कैप्टन का कसूर नहीं है, उसने वो हालात को देख के जो मुनासिब लगा वो काम किया। तो उसी तरह ऑडिटर भी देखिए, हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं सारे वही हों जो आईएसएस में लिखे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां के प्रोसीजर आईएसएस में नहीं लिखे हुए। अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए जिसके प्रोसीजर आईएसए में नहीं लिखे हुए, हम क्या करते हैं? हम अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं, जो समटाइम्स में बी फॉल्टी। जैसे हम जब एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, क्लाइंट के डेटर्स होते हैं ना जितने, हमने उनको एक लेटर भेजना होता है, उनसे पूछना होता है कि बताइए आपका कितना लेन देन चल रहा है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपने 100% डेटर्स को लेटर सेंड करना लाजमी नहीं है, सैंपल के तौर पे कुछ डेटर को सेलेक्ट करें। अब किन डेटर्स को सेलेक्ट करना है, ये ऑडिटर की जजमेंट है। ठीक है, इस प्रोसीजर का मकसद होता है अगर कोई फेक डेटा रिकॉर्ड किया हुआ ना वो सामने आ जाए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब कभी भी ऑडिटर सिलेक्शन करेगा सारे फेक डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, सम टाइम हो जाएंगे, बाजुकात नहीं भी होंगे। प्रोसीजर, क्योंकि ऑडिटर की जजमेंट है ना कि किन पार्टीज को सेलेक्ट करना है, और जजमेंट में भी फॉल्टी। ये क्लियर हो गया जी आपको? आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अच्छा, ये मैं इजी पहले निपटा रहा हूं। इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल। क्या क्लाइंट, अगर पढ़ा था ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट का, हमने पढ़ा था वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट ने शायद नोट किया हो, उसके आगे एक परफेक्ट भी लिखा हुआ था जो मैंने इरेज कर दिया था। क्यों इरेज किया था भला? क्योंकि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। उसके सिस्टम में भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस जरूर होंगी। तो जब क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है ठीक ना बने। ठीक है, तो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि हम भी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो हमारे ऑडिटर के एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना प्रोवाइड करने की एक रीजन क्या होती है? क्लाइंट के इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन का वर्ड दो चीजों के साथ आया है। एक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और एक है इनहेरेंट लिमिटेशंस इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, हमारा ऑडिट परफेक्ट नहीं है तो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी तो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। फिर स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल, स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम क्लाइंट के स्टाफ से कुछ सवाल पूछने जाते हैं, वो कहता है सर अभी हम काम कर रहे हैं, आप 3 बजे के बाद आइएगा, 4 बजे के बाद आइएगा। ठीक है, और जब हम 3-4 बजे के बाद जाते हैं वो कहते हैं सर जल्दी जल्दी पूछ लें, जो पूछना 5 बजे हमने घर जाना। क्लाइंट का घर जाने का टाइम होता है, ऑडिटर के घर जाने का टाइम कोई नहीं होता। तो स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल, ऐसा पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात स्टाफ से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टाफ अवेलेबल ना। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, पहले मुझे बताइए, ये आप बाकी की एग्जांपल समझ आ गई। हम पढ़ क्या रहे थे? क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर? रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको वेरीफाई करना मुश्किल है। दूसरी रीजन, ऑडिटर के पास टाइम कम होता है, सैंपल बेस पे उसने काम करना होता है। तीसरी रीजन, बाज़ औक़ात ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करता है जो उसे अपनी जजमेंट की बेस पे परफॉर्म करने पड़ते हैं और जजमेंट में गलती हो सकती है। फिर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब होता है जिसकी वजह से हमें काम करने में प्रॉब्लम होती है, रिस्क हमारा बढ़ जाता है। स्टाफ क्लाइंट का हो सकता है अवेलेबल ना हो। अब आते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर की नेचर। देखिए, बताना यह चाह रहा है ऑडिटर में और पुलिस में फर्क है। ऑडिट प्रोसीजर पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर नहीं है। आपको पता है अगर पुलिस एविडेंस इकट्ठा करना हो ना तो पुलिस क्या करती है? दरवाजा बंद भी हो ना दरवाजे को तोड़ देगी। ठीक है, वो सर्च वारंट ले आएगी और घर के एक एक कोने की तलाशी ले सकती है। अगर उसने किसी जुर्म में एविडेंस इकट्ठा करना हो, पुलिस के पास ये पावर्स हैं। लेकिन ऑडिटर के नेचर ऑफ प्रोसीजर्स ऐसे नहीं है। ऑडिटर के नेचर ऑफ प्रोसीजर डिफरेंट है। ऑडिटर के पास, ऑडिटर को हो सकता है मैनेजमेंट क्लियरली कह दे कि सर हम आपको एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। पुलिस वाले को कह सकते हैं मेरे पास घर में एविडेंस पड़ा हुआ है, ये स्मगलिंग का, ये चोरी का, अरे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा, ठहर जा। उनके पास है बड़े तरीके हैं।
ऑडिटर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर समझ लीजिए। तो हो सकता है मैनेजमेंट खुद से ही ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे, ठीक है। मैनेजमेंट के 10 वेयर हाउसेज हैं, ऑडिटर को बताए ही 8, क्या ऑडिटर बाकी के 2 ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। मैनेजमेंट ने अगर ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, ऑडिटर उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकता। आईकैप की केस स्टडी में अक्सर एक केस स्टडी बनाता है कि मैनेजमेंट की एक रिलेटेड पार्टी थी। रिलेटेड पार्टी समझते हैं? रिलेटेड पार्टी थी, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताया ही नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताया ही नहीं, क्या ऑडिटर उसको वेरीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। यहां क्लाइंट एक बैंक है, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, क्लाइंट ने कुछ ब्रांचेस तो बता दी, जो प्रॉफिट लॉस वाली ब्रांचेस बताई ही नहीं। जब क्लाइंट ने ही नहीं इंफॉर्मेशन दी, ऑडिटर उसको कैसे वेरीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी इस केस में। फिर मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। अगर ऑडिटर का शक हो कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी लेकिन किसी जगह छुपाई हुई है, ऑडिटर उस जगह की तलाशी ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता। ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। वो सिर्फ पुलिस के पास होती है। ये देखिए, पुलिस प्रोसीजर और ऑडिट प्रोसीजर में फर्क समझ आ रहा है दोनों की नेचर में? ये सिर्फ उसके पास होती है। अच्छा, सोच के मुझे बताइए, ऑडिटर ने कहा सर एक्सपेंसेस हुए हैं, इनका एविडेंस दीजिए मुझे ताकि मुझे पता चले जेन्युइन हुए हैं कि नहीं। मैनेजमेंट ने कहा जाओ, नहीं देते एविडेंस, भाग जाओ। मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ऑडिटर ने कहा सर मुझे आपके एक क्लर्क ने बताया है कि आपकी दराज में पड़ा हुआ एविडेंस। सीएफओ ने कहा नहीं देना एविडेंस, भाग जाओ। ऑडिटर भाग गया। सीएफओ जैसे ही घर गया, चुपके से ऑडिटर उठा, मास्टर की लगाई उसने और दराज खोल के एविडेंस ले ले। क्या ऐसा कर सकता है? उस पे चोरी का मुकदमा लग जाएगा। ऑडिटर डज क्यों? ऑडिटर के पास सर्च करने की लीगल पावर वो सिर्फ पुलिस कर सकती है सर्च वारंट के जरिए, ऑडिटर नहीं। तो ऑडिटर को फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सवाल ये, हाँ शाबाश, शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए रिपोर्ट में कि भाईजान बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं, ये रिपेयर एक्सपेंस का वाउचर उन्होंने मुझे कोई नहीं दिया, तो ये आप जाने और वो जाने। ये बात समझ आ गई? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर और ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। आखिरी, फ्रॉड थ्रू कोलूजन। फ्रॉड थ्रू कोलूजन, ये ना एक टर्म आप बोलते हैं, आखिरी कंसेप्ट आज का, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती होना। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अगर मिस स्टेटमेंट अनजाने में हो जाए इसे बोलते हैं एरर। अगर मिस स्टेटमेंट जानबूझ के हो इसे कहते हैं फ्रॉड। सोच के बताइए, दोनों में से कौन सा डिटेक्ट करना आसान है और कौन सा डिटेक्ट करना मुश्किल है? क्योंकि फ्रॉड प्लानिंग के जरिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के जरिए, कोलूजन के जरिए किया जाता है। कोलूजन मतलब मिल मिला के फ्रॉड। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए हम अपने ऑडिट पर, हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं ना, उनकी नेचर ऐसी है कि वो एरर्स को तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, फ्रॉड भी कुछ आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से, कोलूजन के जरिए से किए गए होंगे, वो हो सकता है कि हम डिटेक्ट ना कर सके। तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर जो है ना, रीजनेबल लेवल पे जो एरर या फ्रॉड होंगे ना, उनको तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो वेरी स्पेशल टेक्निक्स के जरिए से, कोलूजन के जरिए से फ्रॉड हो, वो हम डिटेक्ट नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो इसका मतलब है अश्योरेंस भी 100% नहीं हो पाती। कुछ समझ आई जी? अच्छा, ये अगर कोई मिस स्टेटमेंट फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट हो जाए, क्या करना है वो बाद में हमने स्टडी करना है। आज के लेक्चर में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है? जो बाकी आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह कल लेक्चर के स्टार्ट में। क्विक, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा मुझे बताइए। टोटल लेवल ऑफ एश्योरेंस कितने हैं? कौन कौन से? लिमिटेड, रीजनेबल, एब्सोल्यूट। कौन से 2 प्रोवाइड किए जा सकते हैं? रीजनेबल और लिमिटेड। कौन सा प्रोवाइड नहीं किया जाता? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन कर देंगे अगर पूछे। डिफाइन, रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, ठीक है? और आगे एग्जांपल भी देना है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और नेगेटिव का, लिमिटेड एश्योरेंस का, लिमिटेड एश्योरेंस इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस इज
मॉडरेट लेवल विच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। और आगे उसकी ड्राफ्टिंग की एग्जांपल की क्या, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, और दो हो गई। तीसरी एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह। क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जजमेंट अनसर्टेनिटीज हैं, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी तरतीब अहम नहीं है, आप जो मर्जी पहले लिख ले, जो मर्जी बाद में लिखे, तरतीब अहम नहीं, पॉइंट्स पूरे होना अहम है। क्लियर हो गया जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने होम असाइनमेंट लाजमी करनी है, ठीक है, और इस चैप्टर को आपने कल ये संडे को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका एक और रिसोर्स हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखें हमारे जितने भी लेक्चर, अब आपको इतना को अंदाजा हो गया होगा कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना हमारे, ये ऑनलाइन वालों स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं या आप लोगों के लिए, क्लास लेक्चर हमारा सिर्फ समझ लीजिए 50% ऑफ टोटल कोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं। आपने जो फीस दी है ना, उस फीस में आपको सिर्फ ये क्लास नहीं मिल, और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं। गोल्डन स्टेटमेंट्स आपको मिल रही है ना, इसके अलावा क्विक कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए क्विक क्विज हैं, और क्विज में आपने पार्टिसिपेट, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं, आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो नहीं करे वो पार्टिसिपेट किया करें, आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मजीद कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूं आपके रिसोर्सेज में, उसके लिए जरूरी है कि चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया हो। तो संडे को लाजमी ये चैप्टर आपने रिवाइज करना है, क्लियर, वरना आगे जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा आपको उनका फायदा नहीं हो सकेगा। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।